नमस्कार 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 नमस्कार। माननीय सत्यनारायण जी शर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी का उत्तर पढ़ा है। मैं माननीय मंत्री जी इतना ही जानना चाहता हूं, क्या आपके पास पूर्व में कोई शिकायत लंबित है या अभी शिकायत लंबित है, तो क्या उसकी जांच करा के कार्रवाई कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में जो शिकायत हुई है, जो इन्होंने प्रश्न लगाया अध्यक्ष महोदय, वो 2020 से लेकर अभी तक का लगाया है और 2020 से लेकर अभी तक कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हाँ, इससे पहले भी आपने एक प्रश्न लगाया था 1 साल पहले। उस समय 2017 से 2020 का आपने पूछा था, तो उस समय का एक शिकायत है जो 5 कॉलेजों के लिए शिकायत हमको प्राप्त हुआ है और उसमें जांच चल रही है अध्यक्ष महोदय। बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई हो जाएगी। कार्रवाई भी कराएंगे? जांच में अगर दोष सिद्ध पाया गया तो क्या कार्रवाई कराएंगे उसके ऊपर? जी हाँ, बिल्कुल कार्रवाई कराएंगे और आपको अपडेट भी देंगे उसका। धन्यवाद। छन्नी साहू जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रश्न लगाई हूँ का उसमें दूसरा नंबर मेरा प्रश्न है, विभाग द्वारा कहाँ कहाँ व कौन सी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री द्वारा जानकारी दी है अध्यक्ष महोदय कि 1 क्रमांक से 8, जिसमें मैं जानकारी मांगना चाहती हूँ मंत्री जी को कि 7वां नंबर है विकास खंड छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल आयोजन, ग्राम पंचायत खुर्सी टिकुल, विकास खंड छुरिया। मैं मंत्री जी आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि कौन से मत का राशि का हरण किया गया, पहला प्रश्न। मेरा दूसरा प्रश्न है कौन और कितने राशि का खर्च किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका जो प्रश्न लगा है वो कौन कौन से खेल कराए गए और कब कराए गए, इस पे प्रश्न था अध्यक्ष महोदय। अभी मैडम अगर एक एक खेल में कितना पैसा लगा इसकी जानकारी चाहिए तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो बता सकते कि कौन से मत का राशि का वहाँ उपयोग किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य प्रश्न कर रही हैं, जो अन्य आपको टोटल 8 हमने दिया है, उसमें से 2 छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का है, बाकी सब खेल विभाग द्वारा आयोजित है। खेल विभाग द्वारा जो आयोजित है उसका डेटा हमारे पास है। जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है उसमें जो खर्च हुआ है वो नगरीय निकाय और नगर पंचायत द्वारा खर्च किया गया है, तो उसका हम लोग डेटा ले लेंगे, आपको बता देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम उस योजना का नाम तो पता होंगे मंत्री जी को कि कौन सी योजना के तहत उस राशि का आहरण किया गया। मैं योजना का नाम जानना चाहती हूँ अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, अब जब वो खेल ही हुआ है तो खेल हुआ होगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी खेला हो गया। अध्यक्ष महोदय, ये ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बोल रहे हैं माननीय मंत्री जी, इसका उत्तर आएगा तब बताऊंगा करके। जब वो प्रश्न लग चुका है, उत्तर के लिए खड़े हो चुके हैं, तो जानकारी, वो तो संयुक्त जिम्मेदारी के तहत उनको उत्तर देना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न लगा है इसमें कहीं पे भी आवंटन का और इसका प्रश्न है नहीं। आप प्रश्न नहीं है, खेल कूद के बारे में आप भी जानते हैं। आप प्रश्न देखिए, उसमें कहीं भी नहीं है आवंटन का। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको क्या कहना है वो कह दीजिए। माननीय अध्यक्ष, मंत्री जी नहीं बता रहे तो मैं बता देती हूँ। स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन योजना जो राशि रहते हैं जनपद पंचायत में, है ना, उसी के तहत उस खेल किया गया है। ये शासन के नियम है अध्यक्ष जी कि इसमें छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल में मात्र 1 लाख राशि का हरण किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए अध्यक्ष महोदय, इस योजना का बंदर बाट करते हुए 4.5 लाख का राशि आहरण किया गया है। क्या ये सही है कि गलत है? या तो शासन का ये आदेश है या गलत है, या जनपद पंचायत में गलत तरीके से इस योजना का मत का आहरण किया है वो गलत है। मंत्री जी, मैं ये जानना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ ओलंपिक में सब चल सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो जोन स्तर में और ब्लॉक स्तर में हुआ अध्यक्ष महोदय, उसके लिए पंचायत विभाग पैसा रिलीज किया है और अपने अलग अलग मदों के द्वारा उसको किया गया अध्यक्ष महोदय, और जितना खर्च हुआ उतना सरकार ने उसमें देने का काम किया है। अगर किसी तरह का शिकायत है आपको तो आप मुझे दे दीजिए, मैं जांच करवा दूंगा उसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं
पूरे का बिल भाउचर लाई हूँ अध्यक्ष जी। आप बोलेंगे तो मैं सदन की आपके टेबल में रख दूंगी। मेरे टेबल में नहीं, मंत्री जी को दो ना, जांच करा देंगे। जी जी, तो मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि क्या इस सदन के माध्यम से आप उस जो गलत किए उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, जांच कमेटी बैठाएंगे? मैं ये जानना चाहती हूँ। कर देंगे भाई, 4.5 लाख का मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर किसी तरह की शिकायत है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं जांच करवा दूंगा। जांच भी करवा दूंगा। आप मंत्री जी आप घोषणा कर दीजिए सदन के अंदर। और कैसे करूँ, वही क्या बोल रहा हूँ मैं। जांच कराएंगे करके बोल दीजिए ना। जांच कराएंगे, आप दीजिए, आप जैसे ही देंगे हम जांच करा देंगे। धन्यवाद। चलिए माननीय चंदेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के प्राप्त राशि और उसके अनियमितता और उसके व्यय के संदर्भ में जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। आपने सब में लिखा है कि परिशिष्ट में संलग्न है का ग में तीनों में। ख के उत्तर में परिशिष्ट 4 के प्रपत्र ब में मदवार कॉलम 2 में दवाई एवं कॉलम 3 में उपकरण के व्यय राशि के अतिरिक्त खर्च राशि का कॉलम 1 में लेख है, जो कि दवाई और उपकरण दोनों खरीदी से अत्यधिक ज्यादा व्यय को दर्शाता है। नंबर 1, माननीय मंत्री जी, दवाई और उपकरण को छोड़कर कॉलम 1 में उल्लेखित अन्य व्यय क्या है, ये कृपया बता देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कॉलम 1 के व्यय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, टीकाकरण एवं पल्स पोलियो, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकृत नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम और एकजाई और जो खर्च हुआ है कई राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसमें दिया ही हुआ है जी। जवाब में दिया हुआ है, मैं चाहे तो मैं पढ़ दूंगा, नहीं तो उसमें मत पढ़िए। वो तो कुछ तो परिशिष्ट में है, कुछ नहीं। माननीय मंत्री जी, महासमुंद जिले का इसमें विस्तार से उल्लेख नहीं, खाली आपने व्यय राशि बताया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि व्यय राशि एवं कार्यों के संबंध में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायत के संबंध में परिशिष्ट 4 के प्रपत्र स में उल्लेखित क्रमांक 4 जिला महासमुंद के संबंध में संचालक स्वास्थ्य सहायक को जांच करने हेतु पत्र प्रेषित करने का उल्लेख है। ये पत्र कब प्रेषित किया गया है और जांच कमेटी बनी है, जांच कब तक पूरी हो जाएगी? और शायद मुझे बताया गया कि इस पे भी आपने पहले कार्यवाही की है। अगर इसमें अनियमितता हुआ है ऐसा आपको लगता है तो क्या इसकी पुनः जांच कराएंगे क्या? जी अध्यक्ष महोदय, जांच चल भी रही है, इसमें जो आएगा कार्रवाई करेंगे। कोई भी और जानकारी होगी तो अवश्य जानकारी मिलने पे जांच कराएंगे। माननीय सौरभ जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है, प्रशिष्ट में जवाब आया है 22-23, व्यय राशि दवाई एवं उपकरण व्यय को छोड़कर राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम, रेबीज की बहुत चर्चा हो रही थी माननीय अध्यक्ष महोदय कि इंजेक्शन उपलब्ध है, इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। 26 लाख रुपए का इसमें व्यवस्था की गई है, दवाई नहीं खरीदी गई है, उपकरण नहीं खरीदा गया है। 26 लाख का व्यय हुआ है, किसी और चीज में व्यय हुआ है, और यहां तो बोल रहे थे कि रेबीज में टीका उपलब्ध है। दवाई उपलब्ध है अध्यक्ष महोदय, दवाई उपलब्ध नहीं होने की, वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने की कोई बात नहीं है। हाँ, रेबीज में स्टॉक में रहा होगा, इसलिए अतिरिक्त क्रय नहीं किया गया है, प्रावधान उसका रखा गया। अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात और, राष्ट्रीय बर्न एवं इंजरी रोकथाम प्रबंधन कार्यक्रम में पिछले 2 वर्ष में 1 रुपए भी खर्च नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, ऐसा कोई बर्न नहीं होता क्या छत्तीसगढ़ में? क्या बर्न व्यवस्था नहीं की जाती क्या छत्तीसगढ़ में? क्यों इस मद में 1 रुपए भी खर्च नहीं किया? कोई जला ही नहीं होगा तो कहां से? राष्ट्रीय बर्न एवं इंजरी रोकथाम प्रबंधन कार्यक्रम। अध्यक्ष महोदय, जरूरत के हिसाब से खर्च होता है। माननीय सदस्य के पास कोई ऐसी जानकारी है कि कोई पेशेंट आए थे और उनका उपचार नहीं हो सका
तो बता देंगे, उसको भी दिखवा लें। अनीता योगेंद्र जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा उत्तर तो आ गया है। उत्तर में ये है कि नशीली दवाइयां बेची जा रही थी और उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि जिस तरीके से नशीली दवाइयां जो लोग बेचते हैं उसके ऊपर सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा खाना पूर्ति 2 दिन 3 दिन के लिए निलंबित किया गया है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि ऐसे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? कहीं भी कोई कमी कार्रवाई में पाई जाएगी अध्यक्ष महोदय तो जरूर कार्रवाई करेंगे। ये गंभीर मामला है और कुल निरीक्षण भी 12,281 हुए हैं पूरे प्रदेश में। कहीं कोई ऐसी बात हो, कहीं कोई शिकायत हो, किसी की कार्यशैली में कोई कमी पाई जा रही हो या अनियमितता हो तो माननीय सदस्य जानकारी दे देंगे, उसमें अवश्य कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र इंडस्ट्री एरिया है और यहाँ पे बहुत ज्यादा नशीली दवाइयाँ बेची जा रही हैं और ऐसे कई बार हम लोग अधिकारियों को शिकायत भी किए, लेकिन 1-2 दिन के लिए अगर दुकान बंद करने का निलंबित करते हैं तो उससे उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है। आपसे निवेदन चाहूंगी कि ऐसे ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर कार्रवाई आप तत्काल करें। निवेदन। मैं नाम भी ले लूंगा और कार्रवाई में अध्यक्ष महोदय ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत और बाकी जो नियमावली बनी है उसमें जो कार्रवाई का प्रावधान है उसमें ये कहीं उल्लेखित नहीं है कि किस प्रकार की कितने दिन की निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई है। तो जो जवाब आया है उसमें भी दिखता है कि 1 हफ्ते के लिए निलंबित किया गया और कुछ हैं दुकानें जिनको निरस्त भी किया गया। तो वार्निंग है 7 दिन के लिए किया गया, उसके बाद भी अगर वही दवाई दुकान में कमी पाई जा रही है तो निश्चित रूप से निरस्तीकरण की तरफ भी जाएंगे और अधिकारी कर्मचारियों की तरफ भी अगर कहीं कोई कमी है, कोई बात आती है, कार्रवाई जरूर होगी। ममता चंद्राकर जी। धन्यवाद। ममता चंद्राकर जी। गुलाब कमरो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्लब से संबंधित जानकारी मैंने चाहा था, जिसमें जानकारी माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया है कि हमारे यहाँ हमारे जिले में कितने क्लब संचालित हैं और कितनी शिकायत प्राप्त हुई है। माननीय मंत्री जी का जानकारी आया है कि 3 शिकायत प्राप्त हुआ है। 3 शिकायत में 1 सही पाया गया है, 2 सही नहीं पाया गया है, ये जानकारी दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि शिकायत तीनों ही सही है, क्योंकि ये मेरे विधानसभा से का मामला है। मेरे विधानसभा में इसको पार करके घर में जाता हूं और एनएच में है, 10 मीटर 20 मीटर दूर नहीं है। जो जहां पर क्लब संचालित है वो एनएच के सड़क में गाड़ियां खड़ा होती है। मैं आपके माध्यम से मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी, जब शिकायत सही पाया गया है और 2 साल तक इन्होंने जो लाइसेंस लिया क्लब के नाम से और 2 साल तक बार का बोर्ड लगा के बाकायदे संचालित किए और मध्य प्रदेश से दारू लाकर वहां पर धंधा किए हैं लगातार। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा, क्या अगर जांच सही पाया है तो इसका लाइसेंस निरस्त करेंगे क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य ने पूछा है कि उस जिला में कितना मतलब क्लब है, पूरा जिला में एक ही क्लब है और उनको जानकारी में दिया गया है, एक क्लब है, उसमें 3 शिकायत मिला। 3 शिकायत में 2 शिकायत सही नहीं पाया, 1 शिकायत सही पाया है और उसको हमारे अधिकारी स्तर से जांच नोटिस दिया गया है। नोटिस का जवाब अभी आया है और वो नोटिस का जवाब आया है और वो हमारे कमिश्नर स्तर में चल रहा है कार्रवाई। अगर कार्रवाई पूरा होगा तो उसको कार्रवाई किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 महीने हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उसको घेरिए मत। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 महीने हो गए। एक अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी के जो सचिव विभाग अध्यक्ष बैठे हैं उनके साथ कमरो जी को आप बिठा दीजिए और जो माननीय अध्यक्ष जानकारी 3 महीना हो गया, 2 साल से हो गया, क्या मैं अधिकारियों को नहीं दिखा?
लगातार वहां पर शिकायत आती रही, लगातार पुलिस कार्रवाई करती रही, तो विभाग क्या सो रहा था? माननीय आपके माध्यम से मैं चाहूंगा, चूंकि मेरा विधानसभा का मामला है, माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरा विधानसभा का मामला है, मैं स्वयं भी दारू नहीं पीता, मेरा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को क्लब की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लब के जो मेंबर हैं उसमें गुरु जी है, इंजीनियर है, पटवारी है, सब ऐसे लोगों का, और आप पूरी जानकारी नहीं किसी का, आधार कार्ड लेके बनाया गया। माननीय मुख्यमंत्री, मैं आपके चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि क्या उस क्लब को निरस्त करेंगे क्या? क्योंकि शिकायत सही पाया गया है, ये लिपा पोती पूरी जानकारी मेरे पास है। आपके बार का बोर्ड लगा के 2 साल तक जो आपका मापदंड है उसका पालन नहीं है, सुपुल नहीं है। अभी जब शिकायत हुई है तो कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ है, तो आपके अधिकारी क्या चश्मा लगा के भी नहीं देख पाते कि क्या कर रहे हैं? मैं आपके माध्यम से चाहूंगा, मेरे विधानसभा का मामला है माननीय अध्यक्ष, आप तो पार करके मैं अपने घर में आराम पूछे ना, आराम से पूछिए कि मंत्री जी समझ जाए। दादी जी, मैं आपके माध्यम से दादी जी चाहूंगा, मुझे वहां पर 10 मीटर दूर भी नहीं एनएच से गाड़ियां सारी एनएच में खड़ा होती। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा मंत्री जी, उस लाइसेंस को निरस्त करेंगे क्या? अध्यक्ष जी, सदस्य ने बहुत दुख किया है, कोई आपसी लड़ाई होगा, मेरे को जानकारी मिला है, इसलिए कुछ राजनीतिक आपसी लड़ाई है, लेकिन उसको मैं ऐसे आपके नॉलेज में डाला हूं। ये जो हमारा सुनवाई चल रहा है, 1 महीने के अंदर कार्रवाई करूंगा, या निरस्त करना है या क्या करना है, 1 महीने के अंदर आपको जानकारी मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आपत्तिजनक है कि मैं सुना हूं कि आपसी लड़ाई है, ये ऑब्लिगेशन, प्रश्नकर्ता के ऊपर ऑब्लिगेशन है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मजाक अगली अलग बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय अध्यक्ष मजाक कर रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं है। एक मिनट महोदय, मैं न्याय संगत बात कर रहा हूँ। 1 मिनट रुक तो जाओ, किसी से नहीं, मेरी आप 1 मिनट रुक तो जाइए, मापदंड का मैं बोल रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी प्रश्न मत करिए, धीरे धीरे करिए कि मंत्री जी समझ जाए। दारू का चर्चा हो रहा है तो थोड़ा आराम से करिए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा प्रश्न ये है, हाँ। आपसी लड़ाई का कोई मामला नहीं है, यहाँ पर वहाँ का आम जनमानस है, वहाँ के लोगों का मांग है, और मैं खुद भी वहाँ के उस विधानसभा का रहने वाला हूँ, तो मेरी स्पष्ट है कि आपसी कोई लड़ाई का मामला नहीं। माननीय मंत्री जी, आप कह रहे हैं वहाँ 3 क्लब, 1 साल तक आपका विभाग क्या कर रहा था कि आप कह रहे हैं कि 3 क्लब चल रहा है, वो कह रहे हैं कि 1 क्लब चल रहा है। 1 चल रहा है, शिकायत 3 हुए। 3 शिकायत हुई जी, 3 शिकायत हुआ। एक व्यक्ति दारू का बोतल लेके कलेक्टर कार्यालय में जाके बैठ गया, उससे क्या मेरे विधानसभा की छवि खराब हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव का समय आ गया है, चूंकि मेरे विधानसभा का मामला है, वहां पर जिला मुख्यालय हमारा कलेक्टर कार्यालय है, तो माननीय मंत्री जी से मैं चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि क्या आप इस लाइसेंस को निरस्त करेंगे क्या? अध्यक्ष जी, 3 शिकायत मिला, 1 शिकायत सही पाया, उसका रिपोर्ट आ गया है, हम सुनवाई उसको जल्दी कार्रवाई करेंगे, निरस्त जल्दी कार्रवाई करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो निरस्त भी करेंगे। निरस्त भी करेंगे। हाँ, आप अरे उनके जिले का आने दीजिए पहले, आप उनके जिले का आने दीजिए जहाँ का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मध्य प्रदेश से अवैध शराब आके बिकने का मामला है, तो माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर जो ढाबे और जो होटल संचालित है, वहां लगातार जो मध्य प्रदेश से जो दारू आ रही है वो लगातार बिक रही है। हौसले इतने बुलंद है कि एक सुचित्रा दास करके है, हाईवे ढाबा की संचालिका है, वो सीधे उसमें बोल रही है, चैनल में न्यूज उसमें जब बोल रही है। मोबाइल नीचे रखिएगा। हाँ, मोबाइल नीचे रखिए, पटल पर रख दूं, अगर बोलेंगे तो नहीं, मोबाइल नीचे और जगह दारू अगर बिकना बंद हो जाएगा तो मैं भी बंद कर दूंगी। तो ऐसे जो अवैध ढाबे हैं और जो अवैध होटल हैं, जहां लगातार मध्य प्रदेश की शराब बिक रही है, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है, तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का आपसे अनुरोध है। एक तो आदेश जी, इसका उद्बोध भी नहीं होता है, पर्टिकुलर सिर्फ बार का मामला है, इसलिए अध्यक्ष महोदय अगर इसका कार्रवाई गुलाब कामरो जो बोला है उसको कार्रवाई करेंगे,
एक सप्ताह 1 महीना के अंदर कार्रवाई कर लेंगे। वो कह रहे हैं उस पर जांच वो जो करवा कर दीजिए। रहा है, आपका आदेश होगा तो मैं उसका जांच उत्तर दूंगा। उस क्षेत्र में अगर ऐसा अवैध कहीं अगर दिख रहा है तो उसको भी जांच करेंगे, उसको ऊपर कार्रवाई करेंगे। देखिए मनेनगढ़ जो है, उसको ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। सुनिए ना बॉर्डर एरिया में बहुत दारू आता है। शिवराज सिंह चौहान जी का मनेनगढ़ और जनकपुर दोनों मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं। एक मिनट मैं समझा देता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो नाम उल्लेखित किया गया उसको आप विलोपित कहाँ किया? ठीक है, नहीं मान लिया अभी विलोपित कर दिया ना उसको। अरे विलोपित कर देंगे भाई, विलोपित करवाई। बहुत सारे अरे भाई कर देंगे। और अध्यक्ष जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अरे यार बैठो यार, ऐसा नहीं आप ऐसे बताइए। हमारे शराब आ रहा है क्योंकि बॉर्डर एरिया है। भगत जी एक मिनट मैं दे रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ समय, आप प्लीज बैठिए। भगत जी, मंत्री कौन है? ओ भगत जी, अगर वहाँ से भगत जी, भगत सरकार इतने निकम्मी हो गई है कि कोई पंजाब से ले आए, कोई माननीय उड़ीसा से ले आए, और शिवराज इतनी सिंह निकम्मी हो चौहान गई जी का है शराब अपनी लगा के सरकार हमारे प्लीज मुख्यमंत्री का। कौशिक जी बैठिए। पहली बार मंत्री जी अकेले खड़े होने की हिम्मत कर रहे हैं। आप लोग उनको दाद देने के बजाय उनको उलझाइए मत। आप इधर साइड को ही बोल रहा हूँ, मैं इधर साइड को ही बोल रहा हूँ। वो कोशिश कर रहे हैं, करने दीजिए। अकेले जवाब दे रहे हैं, कोई आजू बाजू में है नहीं उनके। उनको थोड़ा शांति सुनिए ना, उनको मत। वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छा yes. उत्तर दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल आपसे विनम्र अनुरोध है कि मध्य प्रदेश से लगातार जो वहाँ के माफिया हैं, चूंकि बॉर्डर एरिया है, वहां से लगातार शराब लाके जो वहाँ के ढाबे और होटल में अवैध बिक्री होती है, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का आप निर्देश दे दें। चलिए कड़ी कार्रवाई करवा दीजिएगा, जांच करवा दीजिएगा। सुचित्रा दास एक जो ढाबा संचालक है, उसकी इतनी हिम्मत है कि वो मीडिया में बोल रहे कि बाकी जगह का बंद कर, मध्य प्रदेश से आ रहा है तो मैं भी बंद कर दूंगी। तो ऐसे जो ढाबा संचालक है, पहले ये बताइए वो ढाबा संचालक महिला है कि पुरुष है? महिला है। महिला है। हाँ, तो उस माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला है इसमें तो उत्तर है, उसको भी जाकर कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा होगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगा। अध्यक्ष जी, वो बिहान योजना, बिहान योजना के तहत चल रहा है। शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 3 नोटिस दी गई और 1 शिकायत सही पाई गई और उसको नोटिस देने की बात की। जो शिकायत सही पाई गई वो किस प्रकार की शिकायत थी, एक ये बता दीजिए। और जो बार संचालक है वो बार किसके नाम से लाइसेंस बना है ये बता दीजिए, क्योंकि हमारी जानकारी में स्थिति ये है कि वहां गैंगवार की स्थिति बनी हुई है। 2 बड़े राजनेता शराब के अवैध व्यवसाय को लेकर लड़ रहे हैं और दोनों नेता सत्ता रूल पार्टी से रिलेटेड है, इसलिए ये स्थिति बनी हुई है। देख जी, तो बार किसका लाइसेंस किसके नाम पे है, 1, और नंबर 2 नोटिस माने शिकायत जो सही पाई गई है वो शिकायत क्या है ये बता दीजिए। अध्यक्ष जी, ग्रीन पार्क, क्या बात? सचिन कुमार, एक मिनट भैया, सचिन कुमार, इतना बारीक पे मत जाइए। शर्मा जी एक बार बोल रहा हूँ, सचिदार जायसवाल, और बताना है। चलिए आगे का मैं बता देता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। देखिए शर्मा जी, शशिधर जायसवाल वही है जिनके नंद कुमार साहब परसों वहां गए, चिमरी में गए थे और उनके घर में कॉफी पिए थे। ये शशिधर जायसवाल है, इनके नंद कुमार साहब और यहाँ के और एक नेता है रायपुर के सचिदानंद उपासने, ये दोनों आपके वहां गए हैं। नंद कुमार साय और सचिदानंद उपासने जी परसों जाके चाय पी के आए हैं। देखिए विलोपित होना चाहिए। क्या विलोपित होना चाहिए? अरे आप लोग की मर्जी से विलोपित होगा सब पर। मैंने नाम पूछा है, आप लोग का नाम आएगा। के बारे में जानना चाह रहा हूं। ये तो माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए मैं कर दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इनको पहले आप आरोप लगाए कि 2 कांग्रेसी वाले व्यक्ति था, और जब भाजपा वाले पे नाम नहीं दिया तो गलत हो गया। देखिए नंद कुमार साहब जी का क्या रिश्ता है, इस बार संचालक प्लीज प्लीज पड़ेगा। बैठो,
हो गया। अब देखिए, शराब का मामला है, इसमें सब लोग एक साथ बच हुए हैं। माननीय चंद्राकर जी, आप खड़े हो जाइए, आपका प्रश्न है जी। कल और आज में एक विशेष स्थिति बन रही है और उस विशेष स्थिति में मैं 1 मिनट में आपको बताना चाहूंगा। सर, वैसे आपको तो प्रश्न ही करना चाहिए। नहीं, प्रश्न ही करूंगा, प्रश्न से रिलेटेड है। कल माननीय एक मंत्री जी ने कहा कि मैं पेपर में पढ़ के संज्ञान लिया, एक मेरे ध्यानाकर्षण में। ठीक है। आज इस उत्तर में इन्होंने दिया है एक संस्था का नाम CMIIE संस्था द्वारा बेरोजगारी दर के आंकड़े प्रसारित किए जाते हैं। फिर नीचे लिखते समझता यहाँ बताना चाहते हैं, पूछ लूं मंत्री से मैं। आप पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न लगा है अध्यक्ष महोदय, मैं आज चाहूंगा कि एक बार आप उसको पढ़ लें। उसके ग में इन्होंने स्पेसिफिकली नाम के साथ पूछा है अध्यक्ष महोदय, उस चीज को उन्होंने नाम के साथ पूछा है, इसलिए मुझे उस उत्तर में उस प्राइवेट संस्था का नाम देना अनिवार्य लगा। अच्छा, ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नाम मैंने नहीं पूछा है। इस संस्था का उल्लेख बार बार ये सरकार करती। अब मुझे ये बताइए, एक बार आप होती देखो, पढ़ रहा हूं। अच्छा, आपका प्रश्न है क्या CMIE के आंकड़ों को मान्यता दी गई सरकार द्वारा स्वीकार या मान्यता दी गई है? यदि हाँ, तो इस संस्था ने किस आधार पर मूल्यांकन किया है और बेरोजगार की परिभाषा क्या दी है? आपने पूछा है, इसलिए बता रहे हैं कि आया है। तो अब मैं ये पूछा हूं आपसे कि इन्होंने कहा है कि वो आंकड़े प्रसारित करती। ये बार बार इस संस्था का उल्लेख करते हैं, इससे पहले भी प्रश्न के उत्तर में उल्लेख कर चुके हैं, लेकिन इनकी मान्यता नहीं देती सरकार उसके आंकड़ों को। ठीक। मेरा मुख्य विषय जानने का यही है कि जिसको मान्यता नहीं देती है सरकार, क्या उसको बार बार उल्लेख कर सकती है? क्या हम उसमें बहस कर सकते हैं क्या? मैं आपसे जानना चाहता था, उनसे नहीं जानना चाहता था। मैं इसमें मंत्री जी की मदद ले रहा हूँ, कुछ आपत्ति है आपको? नहीं, मैं अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए मंत्री जी की मदद ले रहा हूँ, इसमें तो आपत्ति नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 9 साल से NSSO ये एक संस्था हुआ करती थी अध्यक्ष महोदय, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते थे। ये ऑर्गेनाइजेशन पहले केंद्र सरकार की तरफ से हर राज्य के लिए बेरोजगारी आंकड़ा प्रस्तुत करती थी, लेकिन पिछले 9 साल से इसको बंद कर दिया गया अध्यक्ष महोदय। अभी किसी भी प्रदेश का सरकारी आंकड़ा प्रस्तुत नहीं होता है। सिर्फ एक ही संस्था है अध्यक्ष महोदय, जो अभी प्राइवेट संस्था अध्यक्ष महोदय, जो बेरोजगारी आंकड़ा प्रस्तुत करती है। उसके अलावा कोई और संस्था है नहीं। तो उसने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया, हम उसको मान्यता नहीं देते अध्यक्ष महोदय, लेकिन आप कोट करेंगे उसको अध्यक्ष महोदय, कहीं ना कहीं अगर उसमें बेरोजगारी का आंकड़ा आया है तो हम उसको कोट करते हैं अध्यक्ष महोदय, और यही मेरे उत्तर में है। चलिए। नहीं, असल बात मुझे उसके उत्तर से ही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, विधानसभा में एक मंत्री जी ने कल कहा मैं पेपर के आधार पर कार्रवाई करता हूं, मैंने कहा मैं पेपर कटिंग और देता हूं, कार्रवाई करेंगे क्या करके? आप बोल रहे हैं उसकी मान्यता नहीं देते, तो मान्यता जिसको नहीं देते उसकी बहस हम विधानसभा में उल्लेख या बहस कर सकते हैं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं। जिसकी राज्य शासन ने स्वीकृति नहीं दी है, जिसकी मान्यता नहीं दी है, ऐसे किसी भी प्रकार के शब्दों का मूल्यांकन का यहाँ बहस नहीं होना चाहिए। ठीक, थैंक यू कहा आपको। हाँ, चलिए अब आगे। अब प्रश्न पूछ रहा हूं। आंकड़े में पहले तो मैं आपको बता देता हूं साहब, ये पंजीकृत चाहने वालों, रोजगार चाहने वालों का पंजीयन करते हैं। इन्होंने जो आंकड़ा दिया है परिशिष्ट में माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019-20 की स्थिति में 21,19,356 है। आज की स्थिति में 18,79,126 है जी। चूंकि ये बेरोजगारी का आंकड़ा, मैं इसको पहले पूछ लेता हूं, तो इन्होंने कुल 2,40,230 लोगों को दिया आज तक, क्योंकि अंतर यही बताता है। लेकिन उत्तर में यह बताया है कि शासकीय सेवा में 33,333, इसी उत्तर में
फिर अशासकीय संस्थाओं में रोजगार 50,725, फिर स्वरोजगार 50,000, 5 लाख 336 5 लाख 9,559, मैंने कुल मिला के 5,63,617 होता है। इसको पढ़े ऊपर के कॉलम को तो 2,40,000 होता है, दोनों उत्तर में। तो ये कौन सा सही है पहले ये जान लूं मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो अलग अलग विषय हैं अध्यक्ष महोदय, और माननीय सदस्य दो अलग अलग चीजों को जोड़ के बोल देते हैं और ऐसा परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि ये कुछ और है वो कुछ और है। अध्यक्ष महोदय, जो बेरोजगारी आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है उसमें स्पष्ट बेरोजगारी जो पंजीकृत बेरोजगार है। अच्छा, मुझे एक मिनट, ये जो पंजीकृत अपने यहाँ रोजगार, ये इनके समय 15 साल था, उनका भी जोड़ के बता रहे हैं। सीरियस मामला है भैया। अभी अपने समय पंजीयन कार्यालय में क्या बेरोजगारों की संख्या आपको नहीं मिलती? यहाँ जो पंजीयन के कार्यालय है जिला स्तर पर भी हैं, उससे क्या बेरोजगारों की संख्या आपको नहीं मिलती? जी, उसी का है, पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या को ही उल्लेख कर रहे हैं वो। हाँ, जो रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार हैं उन्हीं का बताया उन्होंने कि 18-19 में इतना था, 19-20 में इतना था, उसी को परिशिष्ट में हमने डाला है अध्यक्ष महोदय। ठीक है, ये 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 की स्थिति उन्होंने भी अभी बताया, उसी के आधार पर हमने कहा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो रोजगार कार्यालय में जो पंजीकृत बेरोजगार है अध्यक्ष महोदय, उसका वैलिडेशन का कोई प्रक्रिया नहीं है। देखिए, ना आधार कार्ड से उसको जोड़ा गया है, ना किसी तरह का उसमें वैलिडेशन है। किसी को कोई रोजगार कार्यालय में गया, उसने नामांकित किया, उसको 3 महीने बाद नौकरी मिल जाती है, उसका भी कोई तरीका नहीं है अध्यक्ष महोदय। हमने हमारे कलेक्टरों से अलग अलग जिलों से हमने डेटा मंगवाया और जिन जिन लोगों ने खुद से कहा कि हमको स्वरोजगार हमें प्राप्त हुआ और उन्होंने जो अपना फॉर्म भरा उसी को हमने डेटा में बनाया, और वो डेटा जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो वही डेटा है। इसको हमने पब्लिक भी किया अध्यक्ष महोदय, इस डेटा को हमने पब्लिक भी किया है, कलेक्टरों के माध्यम से वो आया है और उस डेटा को हमने पब्लिक किया है। वही दो अलग अलग चीजें हैं जी। मान लो आप भी देख लीजिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, स्वीकार कर रहे हैं। उत्तर जो है सही नहीं है इसमें। अब दूसरी बात, इन्होंने रोजगार चाहने वालों का पंजीयन किया है जिसकी संख्या, दोनों अलग अलग चीजें हैं, उत्तर सही कैसे आप पढ़ ले दीजिए ना, मैंने वो लाइन छोड़ दी। 18,78,126 है रोजगार चाहने वालों को। अभी बेरोजगारी भत्ता के लिए आयोजन किया है, तो बेरोजगारों की कौन है बेरोजगार? छत्तीसगढ़ में बेरोजगार की परिभाषा क्या है जिसको सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी? ठीक है, अब बेरोजगार की परिभाषा बता दीजिए मुझे। मेरे ख्याल से बेरोजगार की परिभाषा शिक्षा, उच्च शिक्षा में नहीं आता होगा। नहीं, इन्हीं का है, उच्च शिक्षा में नहीं आता। इसी प्रश्न महोदय, रोजगार कार्यालय में जो पंजीयन होता है अध्यक्ष महोदय, उसका वैलिडेशन का प्रक्रिया नहीं है। आधार कार्ड आप मैंडेटरी नहीं कर सकते, उसको आप मैंडेटरी नहीं कर सकते, इसलिए आप उसको वैलिडेट क्यों नहीं कर सकते ये पूछ रहा हूँ। मैंने अध्यक्ष महोदय, ये कोर्ट का भी आदेश है कि आप इसमें मैंडेटरी नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग उसको मैंडेटरी नहीं कर सकते। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति रोजगार मांग रहा है, उसके पास आधार कार्ड ही नहीं है, तो फिर वो आदमी कहाँ से आया? जी, जो व्यक्ति रोजगार मांग रहा है उसके पास यदि आधार कार्ड है ही नहीं, फिर उसको आपकी क्यों जवाबदारी है कि आप उसको रोजगार दें? अध्यक्ष महोदय, रोजगार कार्यालय जो पंजीयन है उसमें आधार कार्ड आप मैंडेटरी नहीं कर सकते, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते ये मैं जानना चाहता हूँ। कोर्ट क्या आदेश दिया है, किस कोर्ट ने मैंडेटरी नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते, मैं कोर्ट से ही जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से। अब उसके जब हर चीज में आधार कार्ड की जरूरत है, हाँ, तो इसमें क्यों आधार कार्ड की जरूरत नहीं है? वो अध्यक्ष महोदय, वो उसका पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने क्या क्या कहा है, लेकिन मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से नहीं, आप मुझे अलग से जानकारी देंगे कि रोजगार कार्यालय में जो रोजगार के पंजीयन होते हैं उसमें आधार कार्ड की आवश्यकता क्यों नहीं है, कोर्ट ने क्या उसमें आपको छूट दी है? जी हाँ, बिल्कुल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पहले धन्यवाद दे दूं, और मैं आपको एलिगेट नहीं कर रहा हूं, आराम से सुनिए। ये गंभीर प्रश्न है, मैं हल्के फुल्के प्रश्न नहीं, गंभीर प्रश्न है, इसलिए मैं आपको इसीलिए थैंक यू दिया। ये बात परिभाषित होनी चाहिए, सरकार को, विभाग को परिभाषित करना चाहिए, क्योंकि बजट भाषण में बेरोजगारी भत्ता का विषय आया है। मैंने इसीलिए कहा जी।
तो आप निर्देश स्पष्ट दीजिए कि किसको बेरोजगार माने जाएंगे। धन्यवाद आपको। अब तीसरा प्रश्न, आखिरी नहीं, एक सेकंड अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें कुछ बात अपनी रखना चाहता हूँ। ये बहुत सीरियस मामला, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। अध्यक्ष महोदय, जो रोजगार कार्यालय है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण हम उसमें आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास वैलिडेशन का कोई प्रक्रिया नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को फॉर्म मंगाना पड़ेगा। हमने क्राइटेरिया अलग अलग डिफाइन किया अध्यक्ष महोदय, और उस क्राइटेरिया में जो आदमी फिट होगा हम उसको बेरोजगार मानेंगे। अगर आप चाहेंगे तो क्राइटेरिया पढ़ने के लिए बोलेंगे तो मैं पढ़ दूंगा। नहीं, पढ़ना नहीं, आप मुझे भी समझाइए और इनको भी नहीं समझ है तो इनको भी समझाइए। नहीं, मैं बिल्कुल आपको आप अगर चाहेंगे तो हमने क्राइटेरिया उसमें डिफाइन किया है और हम आवेदन मंगवा रहे हैं। नहीं, बहुत बड़ा आपने भार उठा लिया है कि शासन इस बार बेरोजगारों को रोजगारी भत्ता देगी जी। तो अपने पास बेरोजगार की परिभाषा होनी चाहिए, बेरोजगार का चिन्हांकन होना चाहिए, उसके बगैर किसको आप देंगे? वही तो मैं बता रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, हमने क्राइटेरिया बनाया है कि किसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, उसमें उम्र का भी डेफिनेशन है। पटल में रखवा दीजिए उसको साहब, सब पूरा प्रदेश जान लेगा। नहीं, अभी बना रहे तो बनने, अभी तो बन रहा है भाई, पहले ही पटल में कैसे रखोगे? पहले ही पटल में कैसे रखोगे? थोड़ा ध्यान से सुन। माननीय अरे मैं बोल ही नहीं रहा हूँ यार, जबरदस्ती काहे कर रहे हो? प्लीज तो आप उमेश जी अच्छा जवाब दे रहे हो। मैं 2 मिनट पर बहुत अच्छा जवाब मैं स्थिति क्लियर कर इनकी मदद की जरूरत नहीं है आपको। मैं स्थिति क्लियर कर देता हूँ अध्यक्ष महोदय। उसमें 5 क्राइटेरिया है। उम्र का एक क्राइटेरिया है अध्यक्ष महोदय, एक आय का क्राइटेरिया है अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा क्राइटेरिया है कि उस परिवार से किसी को सरकारी नौकरी ना हो अध्यक्ष महोदय। ये अलग अलग क्राइटेरिया हमने डिफाइन किया है। बढ़िया। एक सेकंड, मेरे को स्थिति को क्लियर करने दीजिए। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, पूरे सदन के लिए है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आपके लिए है, पूरे सदन के लिए। चलिए करिए। ये 5 क्राइटेरिया हमने तय किया अध्यक्ष महोदय, और ये इसका उत्तर आज के ही पटल में रखने की जरूरत नहीं है। आज के ही शिवरतन शर्मा जी ने जो प्रश्न पूछा उसमें ये जवाब आया है। अच्छा, तो ऑलरेडी ये विधानसभा का संपत्ति हो गई है, तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। और जहां तक मैं आपको ये आश्वासन, या मैं क्या बोलूं, इसको निश्चित करना चाहूंगा कि बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सरकार सुनिश्चित है, सुदृढ़ है, और बेरोजगारी भत्ता देगी अपने गिवन क्राइटेरिया पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि सीएमआई को मान्यता नहीं देती है सरकार। ठीक है ना, अगला प्रश्न पूछिए। जी, आप उतना मदद किए, आपने हमारा मंत्री को बोले, सरकार को वो डिटेल बता रहा, वो कितना बार पूछेगा? उनके पूरा जिम्मेदारी है क्या? उनको भी कुछ तो मामला गंभीर। जी पूछिए, क्या सीएमआई के डाटा के हिसाब में आप परिशिष्ट पढ़ लीजिए। इस सरकार ने ये तो माननीय एक सेकंड माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने उनके द्वारा जो बात रखी गई थी कि प्राइवेट संस्था की आप डेटा का उल्लेख नहीं कर सकते विधानसभा में, और उसी को पूछ नहीं, मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूँ, आप पूरा सुन लीजिए। मैं समझा अच्छा उत्तर दे रहे हो, कोई नई बात लाओगे कर। आप ये एक गंभीर विषय। हाँ जी, आप गंभीर ही उठाते हैं। नहीं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, कितना अनुपूरक प्रश्न आप मेरे पर छोड़िए ना। नहीं सुने तो कितना, लेकिन 15-20 से ऊपर पूछ चुके हैं। जो मामला छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है वो मेरे लिए ज्यादा गंभीर है। मैं उसमें 2, 3, 4, 5 जितनी जरूरत समझूंगा उसकी अनुमति दूंगा। आखिरी प्रश्न है भाई, बहुत आपत्ति ले रहे हैं। चलिए, तो उस संस्था CMII जिसकी मान्यता सरकार नहीं देती, 0.4%, 0.5% छत्तीसगढ़ में न्यूनतम बेरोजगारी दर, इस विषय में 2 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया। इसी में उत्तर में 2 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया, शासन ने दिया। हाँ, शासन ने दिया। तो क्या यह अनियमितता की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? और यदि आप अनियमितता मानते हैं, ऐसा दे सकते हैं प्राइवेट संस्था की रिपोर्ट में, तो क्या उसकी वसूली होगी या वो सही है? ये गलत है कि सही है? और यदि गलत है तो क्या उसकी वसूली करेंगे क्या? आपको जानकारी है इसकी? माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में है भाई साहब। सॉरी माननीय अध्यक्ष जी,
माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि सरकार ने 2 करोड़ का विज्ञापन दिया। चलिए अध्यक्ष महोदय, ये अगर कोई डेटा पूरे देश के लिए एक भले ही प्राइवेट संस्था है, चूंकि केंद्र सरकार अपने जिम्मेदारियों से पलट गया। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी ये माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार नहीं, अभी मैंने इधर उधर प्रश्न नहीं किया। अब सही है, गलत तो लीजिए, नहीं अध्यक्ष तो लीजिए, मंत्री जी का कुछ नहीं पूछेंगे, जवाब सुनना नहीं चाहेंगे, कोई बात है क्या? आप बैठिए। अरे उत्तर दे रहे हैं, उत्तर को सुनिए। बैठिए बैठिए। आप 10-10, 20-20, 30-30% पूछ रहे हैं और उत्तर देना सुनना नहीं चाहते हैं। अरे आप बैठ जाओ भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर पूरा सुनिएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मुझे 2 मिनट दीजिएगा पूरा। आपको दे रहा हूँ। NSSO एक ऑर्गेनाइजेशन है अध्यक्ष महोदय, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके द्वारा बेरोजगारी का आंकड़ा प्रस्तुत करती थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार में हर साल लगातार ये आंकड़े प्रस्तुत हुए अध्यक्ष महोदय, और पब्लिक होते थे अध्यक्ष महोदय, जिसके द्वारा हर राज्य अपने बेरोजगारी आंकड़े को दिखाता था। जब से मोदी जी की सरकार बनी है केंद्र में, तब से ये आंकड़े आना बंद हो गए। और अध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है कि ये आंकड़े इसलिए बंद हुए क्योंकि बेरोजगारों को नौकरी देने की बात हुई थी, उसको छुपाने के लिए मेरे प्रश्न का उत्तर है, ये मेरे प्रश्न का उत्तर है, ये मेरे प्रश्न का उत्तर है अध्यक्ष महोदय। नहीं है, मैं मान रहा हूँ नहीं है अध्यक्ष महोदय। अगर इस तरह का कंडीशन है आपके पास, और पूरे देश में सिर्फ एक ही संस्था है जिसके द्वारा बेरोजगारी आंकड़े प्रस्तुत होते हैं, हमने उस आंकड़े को कोट किया और उसके द्वारा विज्ञापन जारी किया, इसमें क्या निमित्ता अध्यक्ष महोदय? अरे मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जिसको आप मान्यता नहीं देते उसका विज्ञापन देना उचित है, अनुचित है, गलत है, सही है? आप मान्यता देकर 1000 करोड़ का विज्ञापन दे दीजिए ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो यह करप्शन पूरा देश जिसमें जिस आंकड़े को प्रस्तुत कर रहा है, पूरा देश मान रहा है, भारत सरकार मान रहा है, इनके लिए अलग मान्यता नहीं दे रहे, पूरा देश उसको मान रहा है, उस संस्था को, और उस माननीय अध्यक्ष महोदय फॉलो कर रहा है। मैंने उत्तर में आप भी मान लीजिए, आप भी मान्यता दे दो, अगर आप मान्यता दे दो ना तो मान्यता देना, मान्यता तो दीजिए। इंडिया विज्ञापन को देश नहीं भूला है। बेरोजगारों का चिंता नहीं है, चिंता है ये विज्ञापन। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष तो सीधे सीधे करप्शन का मामला है माननीय अध्यक्ष जी। ठीक, माननीय बिल्कुल है, आप पढ़ लीजिए उत्तर, प्लीज उत्तर को पढ़ लीजिए आप। ठीक। माननीय अध्यक्ष जी, एक करप्शन का जो आरोप लगा रहे हैं उसको आप विलोपित कराइए। माननीय अध्यक्ष जी, आप शांति से बैठेंगे, आप लोग बैठिए, प्लीज बात दूसरी कर ले, आप बैठे, प्लीज आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। पेट्रोल पंप माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस संस्था को मान्यता नहीं हो तो कैसे भुगतान होगा? चलिए बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, आप मान्यता दे दीजिए, भुगतान करिएगा। बोगस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए इस संस्था को 2 करोड़ का विज्ञापन दिया गया। आप सुन लीजिए, अब उत्तर सुन। बाकी लोगों के नोट में ध्यान चलिए, कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, हर पेज पर विज्ञापन है, हर पेज में क्वार्टर विज्ञापन है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे भाई? आप अलग अलग जा रहे हैं। मंत्री जी, माननीय एक सेकंड आप देखिए, ये एक चीज में क्लियर, मैं मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लो। मेरी बाध्यता ये है, कान में लगाओ, कि मैं आपको बाध्य नहीं कर सकता कि आप क्या उत्तर देंगे, समझ गए? आपको जो विभाग ने जानकारी दी है वो उत्तर दीजिए। मैं किसी भी मंत्री को बाध्य नहीं कर सकता कि आपके सवालों को आपकी अपेक्षा अनुसार ही उत्तर दें। प्लीज आप कहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक
मैं सबके लिए क्लियर करने के लिए बात कर दूं, ये विज्ञापन उस संस्था को नहीं गया अध्यक्ष महोदय। उस संस्था ने जो कोट किया उस कोटेशन को हमने पेपरों के माध्यम से विज्ञापित किया अध्यक्ष महोदय। ये कोई उस संस्था को विज्ञापन नहीं गया है। ये मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। संस्था को मान्यता नहीं है, उस संस्था ने अगर कोई कोट किया उसको लेकर विज्ञापन दे रहा है तो आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? प्रेस कमालकार जितना पैसा किसान को फसल बीमा का नहीं मिला उससे ज्यादा फसल बीमा का विज्ञापन हो चुका है। देहात हाट की एक दुकान दी गई है, देहात किसानों के बीज विक्रय और दवाई विक्रय की दुकान देहात है, उसमें मोदी जी फोटो लगाना जरूरी है। मतलब आप छत्तीसगढ़ के जनता के माननीय चलिए एक मिनट, आप लोग 6 लोग उठेंगे, एक मिनट 6 लोग उठेंगे तो मैं किसकी जवाब सुनूंगा? मैं माननीय एक मिनट यहाँ माननीय नेताजी बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इसका जवाब आप क्या देना चाहते हैं दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बात माननीय उमेश पटेल जी ने कही कि भारत सरकार लगातार, चाहे अभी बेरोजगारी के सर्वे की रिपोर्ट की बात है, चाहे जनगणना की बात हो, आखिर में अध्यक्ष महोदय हम लोगों को कहीं कहीं आधार तो लेना पड़ेगा। आखिर में हेड काउंट किए क्यों किए? भारत सरकार जनगणना करती तो आरक्षण के लिए हमको हेड काउंट करने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं किया। अभी आप देखेंगे ये सर्वे आप नहीं करें और इस सर्वे को पूरी दुनिया मान रही है। इसको चैलेंज करके देख लीजिए, पूरे दुनिया मान रही है अध्यक्ष महोदय। और ये उपलब्धि छत्तीसगढ़ की है, इनको तो गर्व करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है, उसमें इनको आपत्ति हो रही है। ये प्रायोजित सर्वे है, ये उपलब्धि नहीं है। मैं दूसरी सर्वे दूंगा, ये प्रायोजित खड़े होते हैं सबके सब। तो ये झूठनाने वाले कौन होते हैं? अभी तो भारत सरकार अभी तो सच्चाई ये माननीय इस बात का है कि मोदी जी ने मना कर दिया उस सर्वे को मानने के लिए। मोदी जी का नाम नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है जी। और माननीय अजय चंद्राकर जी ने बहुत ही पॉइंटेड प्रश्न पूछा है। ये छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए तो मैं भी गंभीर हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गंभीर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का जवाब आया, भारत सरकार कहां से आ गया, मोदी जी कहां से आ गए? आपको पॉइंटेड उत्तर देना चाहिए। और अगर उससे इतना ही तो आप मान्यता देते, आप मान्यता देते। लेकिन सरकार रिपोर्ट जारी करती थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो सरकार के तरफ से भारत नहीं इस प्रकार सरकार के खिलाफ आप कुछ बोल रहे हैं क्या? हर साल 2 करोड़ देने की। अरे नेताजी बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ नेताजी बोलिए। नेताजी आप बोलिए। नेताजी आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे प्लीज अभी नेताजी बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। नहीं मैडम, नेताजी को। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेताजी आप बोले। आपके पास रोजगार कार्यालय का पंजीयन का आंकड़ा है, क्या वो आंकड़ा सार्थक नहीं है, पंजीकृत नहीं है? क्या वो आंकड़ा सही नहीं है? आपके यहां पूरे प्रदेश में रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार हैं, और जिस प्रकार से घुमा करके उत्तर दिया जा रहा है, यह बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने की मंशा है। क्या आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं घुमा के, केंद्र सरकार के ऊपर हर चीज को उसके पाले में डालना, कहां से मोदी जी आ गए, कहां सर्वे आ गया, कहां जनगणना आ गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी आग्रह करता करने दीजिए ना। नहीं, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं। आपने कहा कि मैं आपको बाध्य नहीं कर सकता मंत्रियों को। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा आग्रह है, आप बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन आप ये निर्देशित कर सकते हैं कि जो प्रश्न है वो उत्तर सही आए।
ठीक, यह संदेश से निर्देश हो सकता है। ठीक। और आज जिस प्रकार से मंत्री जी ने उत्तर दिया है, बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है, और इस प्रकार से खिलवाड़ करने वाली सरकार के उत्तर के विरोध में हम प्रदर्शन करते हैं। ये लोग पूरा मानसिक माननीय अध्यक्ष महोदय एक सेकंड, जो इन्होंने आरोप लगाया, मैं इस सदन पे बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि मैंने एक एक उत्तर सही दिया है। आपने सही उत्तर दिया है, उत्तर सही दिया है, इसमें उन्हें कोई बात गलत नहीं। आरोप लगाया है, उनको मान्य नहीं किया जाएगा, विलोपित कर दिया जाएगा। आप उसकी चिंता मत करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय किस महाविद्यालय में लग रहा है और वो महाविद्यालय कितना पुराना है, और आपने कहा कि उसमें 11 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च हुए हैं, तो राशि स्वीकृत की गई है, इसमें कुल कितनी राशि खर्च की गई अभी तक, और आपने कहा कि भवन निर्माण की अभी 80% काम पूरा हो चुका है, बाकी काम की समय सीमा बताना निश्चित नहीं है, तो किस कारण से यह कार्य रुका हुआ है और कितनी राशि खर्च हुई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि इसमें 11,092 लाख का स्वीकृति हुआ है और टोटल 40 एकड़ जमीन इस पे आवंटित है। अध्यक्ष महोदय, 2021 में इसको पूर्ण करने का पहले टारगेट रखा गया था। अध्यक्ष महोदय, बीच में कोरोना की महामारी जब आई तो इस काम को कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा, जिसके कारण से कुछ देरी हुई है। अध्यक्ष महोदय, लगभग 80% पूरा हो गया है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्द इसको हम जल्द से जल्द पूर्ण करने के स्थिति में आ जाएंगे। राजेश कुमार जी, मैं देता हूं मंत्री जी को। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका भूमि पूजन किया था और 11 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी। मैं चाहता हूं कि ये जो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय है, इसका निर्माण आप समय सीमा जल्दी पूरा करा दें। धन्यवाद। रजनीश भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि राजीव मितान क्लब का क्या पंजीयन किया जाता है, और यदि पंजीयन नहीं किया जाता तो किस नियम के तहत, क्योंकि क्लब समिति संस्था संघ को नियमित जो अनुदान दिया जाता है उसमें नियम है कि वित्तीय संहिता में भी लिखा है, तो किस नियम के तहत ये बिना पंजीयन के इनको राशि दिया जा रहा है? और दूसरा, इसी में आपने कहा है कि राजीव क्लब को ये अधिकार है कि वो राशि का आहरण करे, तो उसमें कितने सदस्य और कौन आहरण कर सकता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, राजीव युवा मितान क्लब की जो मेन संस्था है उसका पंजीयन हुआ है अध्यक्ष महोदय, और हर जिले में हर गांव में जो संस्थाएं बनी है वो उसके ब्रांच के आधार पर बनी है अध्यक्ष महोदय। इसलिए जो मेन संस्था है उसका पंजीयन हुआ है और उसके जो ब्रांचेस हैं उनके अलग अलग पृथक से कोई पंजीयन नहीं कराया जाता, तो मेन संस्था का पंजीयन है। अध्यक्ष महोदय, आपका जो दूसरा प्रश्न था कि राजीव युवा मितान क्लब में कौन, तो इसके लिए बकायदा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव का चयन किया गया है अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष और सचिव उसका आहरण कर सकते हैं। कौन आहरण करता है बताएं? अध्यक्ष, सचिव? वैसे सभी क्लब में अध्यक्ष सचिव आहरण करके आपने कहा है कि इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के लिए है, तो क्या आपने इसका परीक्षण करवाया है कि खेल गतिविधि कौन सा है, सामाजिक गतिविधि कौन सा है और सांस्कृतिक गतिविधि कौन सा है, और इसमें कितनी राशि उन्होंने खर्च की? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो युवा मितान क्लब है उसको अभी ज्यादातर जगहों पे प्रथम किस्ती ही प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष महोदय, प्रथम किस्ती के लिए प्रथम किस्त में कितने रुपए दिए हैं ये भी बता दीजिए। प्रथम किस्त में कितने रुपए दिए हैं ये भी बता दीजिए। 25,000 रुपए प्रथम किस्त में दिए हैं अध्यक्ष महोदय जी। और प्रथम, रुक जाइए ना, पूरे उत्तर हो जाने दीजिए ना कौशिक जी। तो प्रथम किस्त में 25,000 दिए हैं अध्यक्ष महोदय, उसमें खेल गतिविधि करने के लिए भी है, सामग्री क्रय करने के लिए भी है, अलग अलग क्राइटेरिया अध्यक्ष महोदय। और साथ ही साथ हमने नियमावली में इसका प्रावधान रखा है अध्यक्ष महोदय कि हर साल इनका ऑडिट होगा और ऑडिट में किसी तरह की अनियमितता पाई जाएगी तब उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी तक कोई अनियमितता प्राप्त नहीं हुई है, ऑडिट जैसे ही होगा उसके बाद उसकी जानकारी आपको प्रस्तुत होगी। कौशिक जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि मापदंड के आधार पर व्यय की गई है, तो मापदंड का आधार क्या है
और आप खुद कह रहे हैं कि अभी ऑडिट नहीं हुआ है। मापदंड तो किस आधार पर यह राशि व्यय की गई है? मापदंड नियमावली के साथ ही दिया गया अध्यक्ष महोदय। नियमावली में दिया गया है कि किस नियमावली को आप यहाँ पुस्तक रख दीजिए ताकि सब लोग पढ़ लें। जी धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी 13,000 से ऊपर समिति बनाई गई है, क्लब बनाई गई है और प्रतिवर्ष 1,32,00,000 उनको दिया जाना है। एक क्लब को पूरे प्रदेश में जी 1,32,00,000। अब आप उनको राशि देना है तो या तो उनके पंजीयन होनी चाहिए, ऑडिट उसकी व्यवस्था होनी चाहिए और 3 साल पंजीयन के बाद में उसकी राशि जाती है उसको देखने के बाद में। मतलब ये तो एक चारागाह बन गया। आज सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। माननीय अध्यक्ष क्या नियम में बना लिए, उसमें क्या नियम लगेगा, वो खुद खर्चा करेंगे, क्या खर्चा कर रहे उसका कोई ऑडिट, सरकार मतलब उसके ऑडिट नहीं कर सकती। ऑडिट का कोई प्रावधान नहीं है उसमें, पंजीयन का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे समिति को केवल भ्रष्टाचार करने के लिए, और जहां तक उसका गठन की प्रक्रिया है जो ग्राम सेवक और बाकी को होना चाहिए कुछ नहीं है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और आग्रह भी करना चाहता हूं, या तो आप जब तक उनका पंजीयन ना हो, माननीय अध्यक्ष और महोदय 3 साल पंजीयन के बाद में उनके राशि देनी जा रही है, अभी राशि उसकी बंद कर दी। 1 सेकंड। विपक्ष की ये समस्या अध्यक्ष महोदय, कभी भी उत्तर को पूरी तरीके सुनते नहीं हो, अपने धुन में बार अनुदान दिया जा सकता अभी है आप अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय, महोदय इनके प्रश्न को देखिए, ये बोल रहे हैं अनुदान नहीं दिया जा सकता उसका जब तक पंजीयन ना हो। नहीं है। और मैं नहीं बोल रहा किया वित्त संहिता के भाग 1 में पंजीयन की भी व्यवस्था है, ऑडिट की भी व्यवस्था है, लेकिन वित्त संहिता के भाग 1 में फिर से वही प्रश्न पूछ रहे हैं। यही पूरा ये जितने विपक्ष हैं सबकी यही समस्या है अध्यक्ष महोदय, उत्तर कभी सुनते नहीं, अपने ही धुन में रहते हैं। माननीय कौशिक जी, पंजीयन की भी व्यवस्था है, ऑडिट की भी व्यवस्था है और किसी तरह की अनियमितता अच्छा, मैं मंत्री कार्रवाई जी की भी से व्यवस्था। माननीय अध्यक्ष मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके 13,000 जो आप बनाए हैं उसमें कितने का पंजीयन अभी तक हुआ है, आप बताइए। व्यवस्था है तो आप बताइए कितने का आप समझ पंजीयन नहीं रहे हैं। कौशिक जी 1 मिनट, मैं आपको पूरा समझा देता हूं। मेन जो संस्था है उसका पंजीयन हुआ है अध्यक्ष कौशिक जी, और जो इनके ब्रांचेस हैं पृथक से इनका पंजीयन नहीं हुआ है। जो मेन संस्था होता है उसका माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मंत्री जी ये बताए कि जो उसके बैंक का अकाउंट नंबर है, अकाउंट केवल एक जगह से संचालित है कि अलग अलग जो विद्या क्लब बनाए हैं उनके अलग अकाउंट है, ये आप बताएंगे। अध्यक्ष महोदय जो अकाउंट खुला है अध्यक्ष महोदय, वो उस गांव के अध्यक्ष को अध्यक्ष के द्वारा यही इसमें लोचा है अध्यक्ष महोदय। कोई लोचा नहीं, और इसलिए चलिए प्रेस काल समाप्त।